Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 3 of this series, that is our क्रिस्टल फिजिक्स जो हमने स्टार्ट किया तो उसका हमारा लेक्चर नंबर 3 है ये आज का। इसे हम लोग आज स्टडी करेंगे, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ओके, सो इट इज़ नोन एज दी मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम मेटालिक क्रिस्टल के बाद में हम लोग देखेंगे कि इसकी वैल्यूज एक्चुअल में क्या है। ओके, तो उसके पहले मीनिंग यहाँ पे देखते क्या है। तो पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या रहता है, एक्चुअल में कि उसके नेबर्स कितने, नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो सकते हैं उसके, वो सब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे। ओके, अगर कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखो एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो कोई भी एक एटम ले लो बीच का, फिर उसके आजू बाजू में कितने एटम्स उसके कनेक्टेड है। ओके, वो सब क्या रहेंगे एक्चुअल में, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बनेगा। ओके, वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर उतने होंगे जितने एटम्स उसके कनेक्टेड रहेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है कि इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोले। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है तो क्लोजली पैक्ड रहेगा, मतलब कोई भी अगर बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है कोई हम बोलेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ज़्यादा ही रहता है। ग्रेटर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर द मोर क्लोजली पैक्ड अप विल बी द स्ट्रक्चर। ओके, ये हो गया। तो नेक्स्ट है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस भी रहता है। ओके, तो हमने पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया कि नियरेस्ट नेबर एटम्स, लेकिन हमें डिस्टेंस भी देखना है। तो दो कोई भी एटम अगर पास में लेंगे हम लोग तो उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, वो दोनों की रेडियस। ओके, तो देखो नियरेस्ट जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे दिया गया है, देखो दोनों की रेडियस वही सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उसका। ओके, इससे ज़्यादा नियरेस्ट कोई नहीं होगा, तो वो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 2r से कंसिडर करते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है 2r क्यों कंसिडर किया, दोनों का रेडियस, इसलिए देखो r प्लस r मीन्स 2r। ओके, यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो हम लोग उसको 2r ही कंसिडर करते हैं। ओके, क्योंकि दोनों का रेडियस, दोनों एटम जो नियरेस्ट है उन दोनों का रेडियस वही उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मतलब क्या है, जो हमारा एटम कंसिडर करते हैं उसका हाफ पार्ट, उसका हाफ मीन्स उसका रेडियस हो जाता है। ओके, एटॉमिक रेडियस, जैसे एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर्स सॉलिड विदाउट इम्प्योरिटी। ओके, मतलब नियरेस्ट नेबर्स हमने 2r कंसिडर किया तो एटॉमिक रेडियस सिर्फ r रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही एक्चुअल में हमें काउंट करना है हर एक स्ट्रक्चर का। हम जैसे आगे आगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे वो स्ट्रक्चर्स के हमें एटॉमिक पैकिंग फैक्टर काउंट करना है। तो एटॉमिक फैक्टर क्या, पैकिंग फैक्टर एक्चुअल में क्या बताता है, पैकिंग इफिशियंसी बताता है, मतलब क्या कितने अमाउंट में वो क्लोजेस्ट है, कितना पैक हुआ है वो स्ट्रक्चर। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल इज नोन एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, मतलब एटम्स ने कितना स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके, हमारे यूनिट सेल में कितना पार्ट एटम ने ऑक्यूपाई किया है, वो किससे पता चलेगा, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, और इसको ये भी बोलते हैं कि सिंपली ऐसा पैकिंग फैक्टर भी बोला जाता है। ओके, सिंपल क्यूबिक के केस में पैकिंग फैक्टर बोलते हैं, बाकी सब में एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बोलते हैं। दैट इज इट इज़ द रेशियो ऑफ दी, और इसका फॉर्मूला क्या है मालूम, इट इज़ द रेशियो ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ द एटॉमिक सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर। ओके, तो ये एक्चुअल में एक रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ दी ऑल द आइटम्स इन अ सेल टू द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, तो ये एक्चुअल में इसका ये। ओके, तो अभी एक एक हम आगे देखेंगे। मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा मेन टॉपिक पहले स्टार्ट हो रहा है, मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या क्या है, सिंस एटॉमिक बॉन्डिंग इन दिस ग्रुप ऑफ मटेरियल्स इज मेटालिक। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे जो बॉन्डिंग्स क्रिएट हो रहा है, ओके एटम्स का, वो एक्चुअल में अगर मेटालिक है, within the hard sphere model for the representation of a crystal structure, each sphere represents an ion core. Okay, तो इतना याद रखो कि हर एक जो स्पीयर है वो एक आयन की तरह यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। 3 रिलेटिवली सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड फॉर मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल्स। ओके, तो मोस्ट ऑफ मेटल्स के लिए ये 3 स्ट्रक्चर तो हमेशा रहेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, ऐसे मोस्ट ऑफ मेटल्स के लिए रहते हैं। और एक सिंपल क्यूबिक का भी स्ट्रक्चर रहता है। एंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल्स इज दैट दे आर क्रिस्टलाइन। ओके, तो मेन उसका कैरेक्टर क्या रहता है कोई भी मेटल का, कि वो क्रिस्टलाइन रहते हैं। क्रिस्टलाइन मतलब क्या रहता है, उसमें ऐसा बॉडी रिजिड जैसा, ओके ऐसा रहेंगे, मतलब हर एक ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट में रहेगा। ओके, दैट इज द एटम्स आर अरेंज्ड इन सम रेगुलर रिपीटेबल पैटर्न। ओके, एक रेगुलर पैटर्न में यहाँ पे अरेंज होगा स्पेस। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहला स्ट्रक्चर आ गया है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। ये सबसे सिंपल रहता है,
ओके, दिस इज ईजिएस्ट, सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट स्ट्रक्चर टू डिस्क्राइब। ओके, सब डिस्क्राइब करने के लिए सबसे ईजी स्ट्रक्चर यही रहता है। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इन सिंपल क्यूबिक लटाइस देयर इज वन लटाइस पॉइंट एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे लटाइस रहेगा। ओके, तो सिंपल क्यूबिक में क्या रहता है, हर एक पॉइंट पे एक लटाइस पॉइंट रहेगा उसके, मतलब जितने उसके कॉर्नर से। अगर हम लोग यहाँ पे क्यूब देखते हैं, वो क्यूबिकल फॉर्म में रहता है। देखो यहाँ पे एक क्यूब दिखाया गया है, उसके हर एक कॉर्नर पे एक, देखो यहाँ पे एक बन गया, यहाँ पे एक है। ओके, इसके वो साइड भी एक हो जाएगा, इधर भी, ऐसे मतलब 8 कॉर्नर्स पे ऐसे वो सारे एटम्स यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। ओके, एंड इसके सेंटर में या फिर इसके फेस पे कुछ नहीं होगा। ओके, इफ़ यू टेक एन एटम एट वन कॉर्नर एज द सेंटर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस एटम इज सराउंडेड बाय 6 इक्विडिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक लटाइस इज 6। तो देखो, अगर हम लोग कोई भी एक इसका कोऑर्डिनेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक कॉर्नर का आइटम कंसिडर कर लो, क्योंकि सब सेम ही दिख रहे हैं तो कोई भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये कंसिडर किया, तो ये अटैच कौन से पॉइंट को है, तो देखो यहाँ पे इसको अटैच है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ऊपर 3 हो गया, वैसे ही नीचे के साइड और एक होगा, 4 हो गया, वैसे ही सामने के साइड भी और होगा, तो एक 5 हो गया यहाँ पे, और एक इसके पीछे के साइड भी और एक होगा, तो वो 6 हो गया। ऐसे टोटल 6 हो जाते। ओके, इस तरह से ये 6 एटम्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, आगे पीछे की साइड भी कंसिडर कर लो तो ये 6 बन जाते। तो इसलिए इसके आजू बाजू में कितने 6 हो गए एटम्स, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा, 6 रहेगा। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंसिडर किया। देन क्या है, इसमें जो एटम्स है वो कितना पार्ट शेयर कर रहे हैं यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, तो ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ओके, तो मतलब ये जो पार्ट है, देखो ये 1/8 पार्ट थे। ओके ना, 1/8 पार्ट है एक एटम का। ओके, ये जो इतना सा पार्ट है वो क्यों, कैसे पता चलता है, देखो अगर आप कंसिडर करो, अगर हाफ पार्ट देखो यहाँ पे, अगर इसमें कट कर देते हो, देखो हाफ तो ऑलरेडी ये एटम के अंदर है नहीं, तो हाफ तो गया। देन उसके बाद भी 1/4 पार्ट भी कंसिडर कर लो, वो भी निकाल दिया, तो कितना बन जाए, 1/8 पार्ट होते जाता है। ओके, तो हर एक एटम देखो 1/8 पार्ट इसका कंट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, एटम का 1/8 पार्ट हर एक साइड को दे रहा है, मतलब कितने साइड, कितने कॉर्नर से वहाँ पे 8 कॉर्नर्स में हो रहा है। ओके, तो उससे हम लोग उसका इफेक्टिव नंबर फाइंड कर सकते हैं। इफेक्टिव नंबर भी बोलते हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने वो बोलते हैं उसको। ओके, दस SC इज़ अ, तो वो कितना रहता है, 1 रहता है टोटल इफेक्टिव नंबर उसका। दस SC इज़ अ प्रिमिटिव सेल, इसलिए उसका प्रिमिटिव सेल भी बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं रहता, सब कॉर्नर्स पे ही रहेंगे सब एटम्स। इन दिस स्ट्रक्चर द एटम्स टच ईच अदर अलॉन्ग द एजेस पे ही सिर्फ टच होते हैं एटम्स। देखो यहाँ पे एजेस पे ही टच हो रहा है, खाली बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो A = 2R यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये इसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी दिखाया गया है। ओके, जो एक्चुअल में कितना है, A = 2R होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 2R से बताते हैं, वो इक्वल टू A रहेगा, और लटाइस कांस्टेंट भी उसी से मिलेगा, वो A = 2R रहेगा। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो कितना हमने बताया, देखो 1/8 पार्ट शेयर कर रहा है और 8 कॉर्नर्स पे है, तो 1/8 × 8 हो जाएगा। ओके, तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो एक पूरा एटम यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ लटाइस पॉइंट्स, तो कितने लटाइस पॉइंट्स, मतलब जितने एटम्स कर गए उसी को हम लटाइस पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि एटम्स कहाँ सिचुएटेड हुए, लटाइस पॉइंट पे तो सिचुएटेड है, उस पर ही तो प्लेस किए गए, तो इसलिए वो भी 1 हो जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल, मीन्स क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, 1 × मतलब जितने एटम्स है उसके साथ एटम का जितना वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करो, तो वो सब एटम्स का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो कितना होता है, 1 × 4/3 πr³। देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और सिर्फ एक यूनिट सेल का, पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट सेल देखो यहाँ पे क्यूबिकल है, क्यूब का अगर वॉल्यूम लिखना है तो हर एक साइड की मतलब क्यूब होना चाहिए, तो हर एक साइड देखो A³ हो जाएगा, तो A³ एक साइड की वैल्यू A है, तो हर एक साइड मतलब A³ हो जाएगा, और A की वैल्यू है 2R, तो 2R का क्यूब हो जाएगा। ओके, अभी हमें क्या करना है, पैकिंग फैक्टर फाइंड करना है। ओके, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ओके, डेंसिटी ऑफ पैकिंग भी बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो स्मॉल v क्या है हमारा, वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइटम्स इन यूनिट सेल टू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ देखो, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये देखो 4/3 πr³ डिवाइड बाय A³, तो यहाँ पे A की जगह पे हमने 2R पुट किया है, तो यहाँ पे ये हमें वैल्यूज़ मिल गए 4/3 πr³ अपॉन 8r³ r³ कैंसिल हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 2 हो जाएगा यहाँ पे 6, तो कितना बनेगा, π/6 बचेगा, इक्वल टू 0.52। तो उसको हम लोग अगर इंटू 100 करेंगे तो 52
परसेंटेज बनेगा, मतलब पैकिंग इफिशियंसी पूछेंगे तो 52% हो जाएगा, पैकिंग फैक्टर पूछेंगे तो 0.52। ओके, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए हमें अभी मिला है। ओके, सेम थिंग अभी हमें करनी है नेक्स्ट क्रिस्टल के लिए, वो है हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब क्या रहता है देखो, वो पहले समझ लो। उसके एग्जांपल क्या है देखो, एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट दिस स्ट्रक्चर आर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्रोमियम है। तो इसमें एक्चुअल में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा बॉडी सेंटर क्यूबिक का। तो इस स्ट्रक्चर में एक्चुअल में रहता क्या है, जैसा सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स में जैसे एटम्स थे वैसे ही यहाँ पे भी रहेंगे, बट बॉडी जो थी सिंपल क्यूबिक में सेंटर में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेंटर में भी एक पूरा आइटम रहेगा, पूरा आइटम रहेगा। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा देखो, इसलिए एज द बॉडी सेंटर इज कंटेंट एंटायरली विद इन द यूनिट सेल एंड इज नॉट शेयर्ड बाय एनी सराउंडिंग द सेल, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन अ बीसीसी स्ट्रक्चर इज 2। तो देखो क्या होगा, इस कॉर्नर में जितने भी है, हमने देखा था सिंपल क्यूबिक में ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/8 इंटू 8, मतलब कितना पूरा एक एटम रहता है वो। ओके, और बीच में पूरा एक एटम है यहाँ पे बॉडी सेंटर में, तो इसलिए क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने बन जाएंगे यहाँ पे 2 बन जाएंगे। ओके, क्योंकि 1/8 इंटू 1 8 और ये ओके पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देन द कॉर्नर एटम्स डू नॉट टच ईच अदर बट ईच कॉर्नर एटम टचेस द बॉडी सेंटर एटम अलॉन्ग द बॉडी डायगोनल, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 कैसे आता है देखो, 8 कैसे आएगा, हमें एक ऐसा आइटम देखना है कि जिसके आजू बाजू में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, तो वो हम लोग कभी भी बॉडी सेंटर में सेंटर का ही ले, क्योंकि सेंटर के आसपास सब के सब एटम्स कनेक्टेड है। तो कितने एटम्स कनेक्टेड है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो 8 के 8 कॉर्नर्स वाले सब कनेक्टेड है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 रहेगा। ओके, अभी नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर देखो, ये बॉडी सेंटर्ड एटम का एक स्ट्रक्चर हुआ है, हमें क्या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, उससे ही हम लोग फिर ए की भी वैल्यू मिल गई। ओके, ये मिल गया तो वो मिल जाएगा 2r, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो देखो क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे बॉडी सेंटर की भी कंसिडर किया है। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस दिखा, या यहाँ पे अगर डायगनली हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा, ये बीच में पूरा ये 2r है और यहाँ पे r हो गया, यहाँ पे r, तो ये कितना 4r बन जाएगा पूरा टोटल। ओके, और इस तरह से देखो यहाँ पे भी वही लाइन दिखाई गई है, और ए इस एज लेंथ इसका ए है। ओके ना, हर एक फेस इसकी जो एज है उसका लेंथ देखो कितना है ए। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले देखो कंसिडर करो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हमें लिखना है। ओके, तो कैसे लिखा है देखो, AC होल स्क्वायर, तो ए कहाँ पे हमारा देखो पहले देख लो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। ओके, दोनों के अक्रॉस अगर हम लोग यहाँ पे लाइन कंसिडर करें ऐसे AC स्क्वायर, ओके, तो वो कितना बचेगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब ये ट्राइंगल इन्होंने कंसिडर किया है। ओके, ये ट्राइंगल कंसिडर किया है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया। ओके, अब AC स्क्वायर है, अभी हम लोग क्या करेंगे, FC स्क्वायर निकालेंगे। ओके, हमको AC स्क्वायर का वैल्यू मिल गया अभी 2A स्क्वायर, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला AC स्क्वायर तो मिल गया वैल्यू, अभी ये पूरा ऐसा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ऊपर से साइड नीचे, तो अभी क्या करेंगे FC होल स्क्वायर, मतलब हमारा जो डायगोनल है वो क्या जो हमारा हाइपोटेनस है वो FC बनेगा। अभी FC होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर नीचे का प्लस AF स्क्वायर, अभी AC स्क्वायर तो मिल गया वैल्यू 2A स्क्वायर है, और AF का भी वैल्यू है, वो भी एज है तो A है उसका, तो A स्क्वायर हो गया, तो 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना बन जाएगा 3A स्क्वायर, यहाँ पे दिखा है देखो 3A स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास FC का वैल्यू है, पहले से हमने यहाँ पे काउंट किया हुआ है FC का वैल्यू, तो कितना है 4R है, तो 4R का स्क्वायर करेंगे हम लोग, FC स्क्वायर है इसलिए 4R का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू कितना हमारे पास यहाँ से ये इक्वेशन से आया था 3A स्क्वायर, तो दोनों के इक्वेट कर देंगे ये वैल्यू को, देखो यहाँ पे 4R स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा A स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर डिवाइड बाय 3 वहाँ पे बनेगा। तो A की वैल्यू इस पर से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो A की वैल्यू मिलेगी 4R अपॉन √3, और उसके ऊपर से अभी 2R की वैल्यू निकालनी है हमें। 2R की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो वो देखो क्या बन जाएगा हमारा, और √3 को वहाँ भेज देंगे, तो बन जाएगा 2R इक्वल टू A√3 अपॉन 2, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा इससे। ओके, तो यहाँ पे हमने इसका लेटाइस कांस्टेंट का वैल्यू मतलब A का वैल्यू भी मिल गया है, और हमें 2R मीन्स नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी मिल गया है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या क्या था। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर हमने फाइंड कर लिया था, वो 8 है, देखो इस पे भी पता चल जाता है, इसके साथ कनेक्टेड देखो ये 8 एटम्स है, इसलिए 8 लिखते हैं। देन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने अभी जो बताया कैलकुलेशन, वो सब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के लिए था 2R, और लेटाइस कांस्टेंट भी उस पर डिपेंड करता है, तो A भी है, A भी मिल गया। देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी हमने देखा 1/8 इंटू 8 है, मतलब ये 8 कॉर्नर्स पे जो है वो 1/8 इंटू 8 प्लस बीच में जो है वो भी पूरा एक एटम है, तो फिर उसका भी हो जाता है, तो ये 2 हो जाता है। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल, तो टोटल एटम्स यहाँ पे 2 है,
तो 2 इंटू फिर वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे हम लोग, तो मतलब 8/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वैल्यू अगर 8/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल। एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसका वैल्यू कितना बनेगा, ए क्यूब इसका फॉर्मूला रहता है, तो ए का वैल्यू हमारा ये, तो इसका क्यूब अगर लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, अभी हमें क्या फाइंड करना है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, ये फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एपीएफ के लिए स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, मतलब ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी का वैल्यू है, दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हमें इक्वेशन यहाँ पे ऐसा मिलेगा हमें। देन हम लोग देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे √3 पाई/8 इक्वल टू यहाँ पे 0.68 ऐसा वैल्यू आ जाएगा। और अगर इसका इफिशियंसी निकालेंगे, पैकिंग इफिशियंसी, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बनेगा 68%। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लोजेस्ट पैकिंग। तो क्लोजेस्ट पैकिंग किसको बोलते हैं, देखो जो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजेस्ट पैकिंग मतलब इन मेटालिक क्रिस्टल इन विच ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग। ओके, जैसे देखो यहाँ पे दिखाएगा, सब एटम्स देखो सेम दिख रहे हैं, और 2 तरह की पैकिंग होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। ओके, ये दोनों में पैकिंग ज़्यादा रहता है इसमें, इसलिए हम लोग इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा रहता है। ओके, इट इज़ अ वे ऑफ अरेंजिंग इक्विडाइमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस सो दैट द अवेलेबल स्पेस इज मोर इफिशिएंटली। ओके, मतलब स्पेस में ये एक तरह की अरेंजमेंट रहती है। ओके, कि इस अरेंजमेंट की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। देन नेक्स्ट क्या है, सच एन अरेंजमेंट इज अचीव्ड व्हेन ईच ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टैक्ट विद द मैक्सिमम ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट्स। अगर ये चीज़ हम कब अचीव कर सकते हैं, जब हर एक ऑब्जेक्ट मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के सेम ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे कांटेक्ट में आ जाता है। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखो लेयर्स कंसिडर किए, देखो ये पूरा ए है। ओके, मतलब इस यही समझ लो ना, इसमें जितने जितने वॉइड्स है उसके यहाँ पे एक वॉइड है, यहाँ पे एक बीच में एक वॉइड है, मतलब जहाँ जहाँ गैप है ओके वहाँ पे एक एक एटम्स हमने रख दिया है। ठीक है, देखो ये पहला नीचे का लेयर है, उसके ऊपर फिर वैसे रखा है, फिर उसके बाद भी हमें कुछ गैप मिले तो उसके ऊपर फिर नेक्स्ट लेयर, मतलब ये ए है बी, तो हम लोग इसको कैसे बोलते हैं, ए बी टाइप बोलते हैं। ओके, जब आप SCP स्टडी करोगे ना, SCP में यही चीज़ होगी, ए बी बोलेंगे उसमें। ओके, ए बी अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं। मतलब क्या होता है, सेम ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट सेम रहेगी, और फिर बी लिखा हुआ है वो दोनों अरेंजमेंट सेम रहेगी ऐसा। ओके, और मैक्सिमम ये क्लोज रहेंगे ये सब एटम्स, क्योंकि एक दूसरे का गैप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम क्लोज है ऐसा बोलेंगे। ओके, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग। ओके, तो इसके 2 एग्जाम्पल है, FCC है और SCP है। ओके, तो दोनों को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो FCC देखो क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इन दिस केस ऑफ FCC लैटिस देयर आर 8 एटम्स एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल एंड 6 एटम्स एट द सेंटर्स ऑफ 6 फेसेस। ओके, तो जो FCC का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो 8 एटम्स है वो तो उसके हमने जैसा सिंपल क्यूबिक में था वैसे ही था, बट अभी क्या है, सेंटर में कुछ नहीं है, बट इसके हर एक फेस पे हाफ एटम ऐसे अटैच है। देखो यहाँ पे दिखाया गया, हाफ एटम है, पूरा हाफ एटम। ओके, हर एक फेस पे, तो कितने फेसेस रहते हैं, 6 फेसेस रहते हैं, तो हाफ ऐसे 6 फेसेस में आएगा। ओके, तो देखो क्या है, कंसिडर द एटम ऑफ द फेस सेंटर एज ओरिजिन। ओके, जो फेस सेंटर है उसको अगर ओरिजिन कंसिडर करते हैं, और उस पर से अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो जो फेस है देखो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं ये एटम पूरा, तो ये देखो यहाँ पे अगर फेस में, मतलब ये फेस पे जो ए एटम है, ओके, इसको हम लोग ओरिजिन कंसिडर करते हैं, तो इसको अटैच कौन से पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, मतलब 4 तो हो गए सामने सामने। देन ये इधर का भी थोड़ा अटैच है, मतलब ये उधर का हो गया, फिर वो साइड भी एक अटैच होगा अंदर के साइड से, ऊपर के साइड, नीचे के साइड, मतलब वो भी 4 हो गए। ओके, तो ये 4 ऐसे 8 हो गए। देन ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर यहाँ बाहर के साइड भी रहेगा। ओके, तो इस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दिखाया गया है वैसे ही, देखो ये बीच में ये कंसिडर किया है। देन क्या हुआ, इसके आजू बाजू तो ये 4 हो गए, देन इसके ये फेसेस पे भी यहाँ पे 4 हो जाएंगे, देन इसके बाहर के साइड भी यहाँ पे फेसेस पे 4 हो जाएंगे, मतलब ये ऐसे 4 + 4 + 4, तो मतलब 12 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिट के लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। ओके, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ FCC लैटिस इज 12, इसलिए 12 बोलते हैं। द एटम्स टच ईच अदर अलॉन्ग द फेस डायगोनल। ओके, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 सराउंडिंग यूनिट सेल्स एंड ईच ऑफ द फेस सेंटर्ड एटम इज शेयर्ड बाय 2 सराउंडिंग यूनिट सेल। तो मतलब देखो इसके आप नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अगर फाइंड, नंबर ऑफ इसमें कितने हो गए एटम्स, यहाँ पे हो गए एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल। ओके, तो कैसे हो गए देखो,
1/8 मतलब सिंपल क्यूबिक में जैसे हमने देखा था हर एक कॉर्नर में 1/8 पॉइंट उसका पार्ट है, तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स के लिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 है, मतलब हाफ जो पार्ट है वो हर एक फेस पे, तो फेसेस कितने 6 फेसेस है, 6 इंटू 1/2 का कर दिया यहाँ पे, तो वो 3 बन जाएगा, तो 3 + 1 इक्वल टू ये 4 बन जाएगा, तो 4 उसका क्या रहेगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है। ओके, उसी को इफेक्टिव नंबर भी बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फेस सेंटर क्यूबिक में देखो हमने क्या क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड किया वो 12 है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी फाइंड किया, तो वो देखो क्या बन जाता है 2r इक्वल टू a√2/2। ओके, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इससे ही फाइंड किए जाते हैं। ओके, तो हम लोग वो देख रहे हैं। देन नेक्स्ट क्या है, लेटाइज कांस्टेंट, वो देखो क्या है a इक्वल टू 4r/√2। ओके, ये इसका लेटाइज कांस्टेंट रहेगा। इसमें हम लोग नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डायरेक्ट दिखा दिया है, जैसे हमने इसमें फाइंड किया था उसी तरह से हम प्रोसीजर करके हम लोग ये डायग्राम को कंसीडर करके यहाँ से नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, देन लेटाइज कांस्टेंट क्या था हमारा a इक्वल टू 4r/√2। ओके, देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, देखो यहाँ पे क्या है n इक्वल टू 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 4, तो वो कितने बन जाएगा 2 बन जाएगा। ओके, फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। देन यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ओके, 6 बनेगा तभी तो आके यहाँ पे फिर यहाँ पे 2। ओके, देखो यहाँ पे कितना बनेगा 1/8 इंटू 8 इन प्लस देन क्या होगा यहाँ पे 1/2 इंटू 6 मतलब 3 + 1 यहाँ पे 4 बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक्चुअल में 4 रहेगा यहाँ पे वैल्यू। ओके, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शंस कर लेना। देन वॉल्यूम ऑफ द ऑल द एटम्स इन अ यूनिट सेल, मतलब कितना 4 इंटू यहाँ पे जितने एटम्स है वो कितने यहाँ पे बन जाएंगे, हमने 4 एटम्स यहाँ पे कंसिडर होते हैं। ओके, यहाँ पे देखो हमने देखा टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 बन रहे हैं, तो 4 इंटू 4/3 πr³ यहाँ पे बनेगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है हमारा, तो कितना बनेगा a³ करेंगे, तो a³ की वैल्यू क्या है 4r/√2 है, तो उसका हम लोग अगर क्यूब निकालेंगे तो क्या बनेगा 4 3 64 बन, 4 का अगर क्यूब निकालेंगे तो 64 बनेगा, 64r³ डिवाइड बाई देन यहाँ पे 2√2। ओके, इसका अगर क्यूब निकालेंगे तो वो बन जाएगा। देन अभी स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, यहाँ पे APF फाइंड कर रहे हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, तो वो कितना बन गया देखो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें √2 π/6 हो जाएगा। ये पाई √2 के अंदर नहीं है, ये बाहर ही है। ओके, इसके अंदर मत कंसिडर करो, इसको बाहर ही रहते हैं, पाई बाहर रहेगा, √2 π/6 ऐसा रहेगा। ओके, इक्वल टू 0.74 इसका ये एटॉमिक पैकिंग फैक्टर बनेगा और 74% बन जाएगा इसका। ओके, ये चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर HCP। HCP एक्चुअल में क्या है, इसके पहले एक टॉपिक कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद HCP लेंगे। तो रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल एंड लटाइज कांस्टेंट इन अ क्यूबिक लटाइज, तो एक रिलेशन दिया गया है जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल एंड लटाइज कांस्टेंट है, क्यूबिक लटाइज का जो लटाइज कांस्टेंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताएगा। तो क्या है देखो रिलेशन बताएगा, तो पहला क्या है देखो, कंसीडर क्यूबिक क्रिस्टल और लटाइज कांस्टेंट A। ओके, तो ये हमारा लटाइज कांस्टेंट है। देन नंबर ऑफ एटम्स कितने यहाँ पे n है यूनिट सेल में। देन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल B रो। ओके, रो रहता है इसका क्रिस्टल मटेरियल की डेंसिटी। देन एटॉमिक वेट ऑफ द मटेरियल इज Ma से एटॉमिक वेट बता रहा है। देन एवोगाड्रोस नंबर Na से बता रहा है। हेंस n एटम्स इन अ यूनिट सेल विल ऑक्यूपाई वॉल्यूम, तो n एटम्स कैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो a³ इक्वल टू MAN/ρNA। ओके, ये इसका ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये सब वैल्यूज हमने कंसिडर करके ये इसका फॉर्मूला a³ का वॉल्यूम है। ओके, मतलब क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है। देन नेक्स्ट रो जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल मटेरियल है वो क्या है, इससे बनेगी, देखो हम इससे लिख सकते हैं MAN/NA a³। ओके, ये एक फॉर्मूला है। ओके, अब रो पर से ही हम लोग वापस a का फॉर्मूला बना सकते हैं, a को इधर भेज दो एंड रो को नीचे ले लो एंड देन इसका क्यूब रूट ले लो, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। देखो MAN/NA रो होल पावर 1/3। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया है। अभी हम लोग HCP देख लेते हैं, ठीक है ना, ये हमारा हो गया कंप्लीट। अभी HCP देखते हैं यहाँ पे, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ओके, इसको लास्ट में रखा क्योंकि इसका APF फाइंड करने के लिए बहुत बड़ी प्रोसीजर है, तो हम लोग आराम से देखेंगे। तो देखो क्या है, द स्पेसिफिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम इज शोन इन फिगर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये मैग्नीशियम से फाइंड हुआ है, बना गया है। ओके, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है। द यूनिट सेल कंटेन्स 1 एटम एट ईच कॉर्नर, 1 एटम
सेंटर ऑफ द हेक्सागोनल फेसेस एंड द 3 more एटम्स विद इन द बॉडी ऑफ द सेल। देखो यहाँ पे देख सकते हैं कि एटम्स कितने हैं। देखो हर एक फेस मतलब हेक्सागोनल मतलब क्या, 6 फेसेस रहेंगे, तो हर एक फेस पे एक एटम है और बीच में एक एटम है, मतलब वो 7 हो गए। सेम स्ट्रक्चर 7 का नीचे भी है, मतलब कितने हो गए, 14 हो गए। देन यहाँ पे बीच में और एटम्स है, वो कंप्लीट 3 है। ओके, वो भी रहेंगे, तो कितना हो गया, 1 2 3 एटम्स बीच में रहेंगे। ओके, वो कंप्लीट उसके अंदर रहेंगे। ओके, ये बाकी के एटम्स तो थोड़ा सा पार्ट बाहर रहेगा उसका। ओके, 1/6 पार्ट सिर्फ यूनिट सेल के अंदर है उसका। ओके, ये याद रखो। ओके, अभी क्या है, ईच एटम टचेस 3 एटम्स इन द लेयर बिलो इट्स प्लेन, 6 एटम्स इन इट्स ओन प्लेन एंड 3 एटम्स इन द लेयर अबोव, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है, देखो पहले हम ये अगर बीच का एटम हम लोग ये कंसिडर करते हैं नीचे का। ओके, येलोइश जैसा, तो इसके साइड में कितने, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम्स यहाँ पे नीचे आ गए। ओके, ये 6, ये सेम उसके ऊपर भी रहेंगे 3। ओके, वो कोई क्लोजेस्ट रहेंगे और नीचे भी 3 क्लोजेस्ट रहेंगे, तो 6 + 3 + 3 देखो क्या हो गया, 12 हो जाएगा। ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। देन क्या हो गया, फर्दर द एटम्स टच ईच अदर अलॉन्ग द एज ऑफ द हेक्सागोन, थस A = 2R, A = 2R जो वैल्यू हमारी ये फिक्स है। द टॉप लेयर कंटेन्स 7 एटम्स, तो ऊपर से 7 एटम्स है। ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 6 सराउंडिंग हेक्सागोन सेल्स, अलग से जितने भी हेक्सागोन सेल्स है उससे शेयर हो रहा है। एंड द सेंटर एटम इज शेयर्ड बाय 2 सराउंडिंग सेल्स। ओके, तो देखो इसमें एक्चुअल में एटम्स देखो कैसे है, जो ऊपर के एटम्स है वो 1/6 पार्ट इसका यूनिट सेल के अंदर है। ओके, और जो नीचे के एटम है उसमें भी 1/6 पार्ट है, मतलब ये कितने एटम्स हो गए टोटल, 12 एटम। ओके, ऊपर देखो 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, जो एज पे एटम है तो ये कितने हो गए, 6 1/6 × 12 हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ एटम्स। ओके, और क्या हो जाएगा, बीच में जो एटम है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ओके, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसका हाफ पार्ट खाली अंदर है। ओके, तो ये क्या करेंगे हम लोग, 1/2 × 2, यहाँ से इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे। देन इसके बाद ये 3 जो एटम्स है वो क्या, वो कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर ही है, तो इसको +3 लिखना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट है वो। ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 12/6 मतलब कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पे फिर 1/2 × 2 1 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 3 6। ओके, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पे 3 हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 6 हो जाएंगे। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमने देख लिया, ये कैसे फाइंड करते हैं। देखो ये 12 हुआ, और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी इसका कितना है, A = 2R है, और लेटेस्ट कांस्टेंट इसका वो है A = 2R। ओके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल भी इसका 6 है। देन वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन यूनिट सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 अगर एटम्स है उसके साथ एटम का जो वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करो तो 6 × 4/3 πr³ हो जाएगा। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखो क्या है, वो हम फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिखा, मैं एक डेरिवेशन दिखाऊंगा, डेरिवेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे वॉल्यूम मिलता है, 3/2√3² ओके, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का भी हम लोग देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी एक्चुअल में फाइंड करने का हम लोग आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी। ओके, अभी हम लोग आगे इसका HCP का डेरिवेशन देखते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें देखो क्या है, इसमें कहा कैसे होता है, हेक्सागोन होता है। ओके, ऊपर एक हेक्सागोन, नीचे एक हेक्सागोन, और बीच में ये 3 है। ओके, तो एक्चुअल में कैसे रहता है, ए बी करके एक अरेंजमेंट रहता है। ओके, जो हमने देखा था कि हमें मालूम है कि जो ऐसे पैकिंग रहते हैं, ओके इस तरह से देखो ये ऐसे पैकिंग रहेंगे, अगर सेम यहाँ पे रहेगा और नीचे के साइड फिर यहाँ पे अलग अरेंजमेंट। ओके, देन अगेन सेम ऐसा ही रहेगा। ओके, तो इस तरह की जो हमारी जो पैकिंग रहती है इसको हम लोग क्या बोलते थे, A ओके ना, ए बी ऐसे वो पैकिंग रहती है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी उसी टाइप का है। ओके, इसमें भी उसी तरह की पैकिंग रहती है। मतलब क्या रहता है, पहले ये 6 एलिमेंट्स रहेंगे। ओके, ये 6, बीच में इसका एक सेंटर 7 हो गए। ओके, देन क्या होगा, इसी के जो बीच में वॉइड रहेगा, इसके बीच में जो गैप रहता है उसको वॉइड बोलते हैं। वो वॉइड्स में क्या रहेंगे, उसके ऑर्थो सेंटर में और 3 रहेंगे। ओके, उस तरह से रहता है। ऑर्थो सेंटर में क्यों बोलता है, क्योंकि देखो हर एक में नहीं रहते। ओके, यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, ये 6 रहेंगे इसमें, तो हर एक के इसमें नहीं रहेगा। ओके, वो कहाँ पे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स बनेंगे वो वर्ड्स एक वर्ड छोड़ के होगा। ओके, यहाँ पे 6 वर्ड बनेंगे यहाँ पे। ओके, जब भी हम लोग यहाँ पे हमारे एटम्स रखेंगे तभी यहाँ पे 6 वर्ड्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके,
उन 6 वर्ड्स में से सिर्फ 3 में ही हम यहाँ पे आगे के एलिमेंट्स रखेंगे। ये तीन जो रखेंगे हम एटम, वो उस 3 में रहेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि उसको ऑर्थो सेंटर में। ओके, तो वही अभी हमें चीज़ देखनी है इसमें। तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे एक कंसिडर किया है, इसमें का एक पार्ट। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, C/A रेशियो फाइंड करना है। ओके, जो एक्चुअल में आगे हमें यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं पहले से फाइंड करके रख रहा हूँ। C/A रेशियो इसको बोलते हैं। देखो C/A रेशियो, तो एक्चुअल में ये C क्या है, C और कैपिटल A। ओके, C रहेगा, C और स्मॉल A रहेगा। ठीक है, C/A। ओके, ये रेशियो हमें फाइंड करना है। ओके, C/स्मॉल A। तो स्मॉल A तो जो हमारा ये एज लेंथ है। ओके, देखो ये A है। ओके, सब जितने भी इसके एजेस है साइड में, सबकी लेंथ सेम है, A। ओके, स्मॉल A। और जो C है, C क्या रहेगा, इसकी हाइट है। जो हमारे हेक्सागोनल पैक स्ट्रक्चर है, तो नीचे एक हेक्सागोन है, फिर ऊपर भी हेक्सागोन है। ओके, नीचे एक हेक्सागोन, ऊपर एक हेक्सागोन, बीच में फिर ये 3 एटम्स आएंगे। ओके, इस तरह से रहेगा। तो ये पूरे का होगा C। और अगर इसका हाफ पार्ट कंसिडर करें हम लोग, इतना ही। ओके, मतलब ये जो पार्ट है, तो इसका कितना हो जाएगा हाइट, C/2। तो इतने का हो जाएगा C/2। ओके, इतने पार्ट का हाइट हो जाएगा C/2, पूरे का हो जाएगा C। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो है, ये नीचे का, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस ड्रॉ किया गया नीचे। ओके, इसमें से क्या किया गया, देखो यहाँ पे जो ये ऊपर जा रहा है एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट है। वो एलिमेंट कौन सा है, जो बीच में ये जो एलिमेंट है ये। ओके, ये बराबर इसके यहाँ पे हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट क्रिएट कर रहा है, और ये पॉइंट एक्चुअल में क्या है, मिड पॉइंट क्रिएट कर रहा है। मिड पॉइंट किसका, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। ओके, ये जो ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे हम लोग अगर कंसिडर करें तो ये ट्राइंगल बनेगा। ओके, ये इसका मिड पॉइंट ये हो जाता है। ओके, तो देखो क्या बनेगा, अभी इसी को, अभी ये स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूँ। ओके, जो हमें आगे यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं इसको अलग से कंसिडर किया है। ये डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है हमें। ओके, इसमें हम लोग एंगल्स एक्चुअल में हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो कैसे है, AOB कंसिडर किया है। तो AOB देखो, ये डायग्राम में देख लो, देखो A है, O है और B है। ओके, ये एंगल को मन कंसिडर करो। ओके, ये हम लोग बाद में बताएंगे कि एंगल एक्चुअल में आ कैसे रहे। ओके, AOB ऐसे कंसिडर करो। ओके, पहले देखो AOB, तो AOB एक्चुअल में क्या है, नीचे प्लेन में, मतलब सरफेस पे। और अभी ये देखो यहाँ पे और एक एलिमेंट है, मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे और एक एटम है। और ये एक्चुअल में एटम कौन सा है, जो ऊपर के साइड जो एटम था वो है, मतलब इधर का जो एटम है वो यहाँ पे। पहले हमने कहा ऐसे AOB कंसिडर किया। अभी क्या हो गया, ये तो पूरा सरफेस में, ये पूरा नीचे का पार्ट। अभी ऊपर के साइड में ये, तो ये हमने क्या किया, देखो यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दी। ओके, इसको हमने ज्वाइन कर दिया, और देन यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दिया। यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर दिया, तो ये जमीन पे आ गया पूरा ऐसा। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो बराबर इसके मिड पॉइंट में आ जाएगा। ओके, तो वही चीज़ देखो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी। ओके, ये पॉइंट पे यहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ गया। ओके, यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे इसको, और इसको कैपिटल X लिख देंगे। ओके, ये पॉइंट को, इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल X लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, ये एक्चुअल में मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है ये, अगर मिड पॉइंट हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं मिड पॉइंट है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। ये साइड में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंगल लिख सकते हैं 90 डिग्री। ओके, सेम हम लोग यहाँ पे भी ऐसा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये लाइन से भी हम लोग बना सकते हैं। ओके, इस पॉइंट से हम लोग पास होने वाला एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सरफेस पे तीनों साइड पे बन गया। ओके, और अब हम जानते हैं कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ओके, हर सब साइड्स इसके सेम है। ओके, क्योंकि जब हम ये कंसीडर करते हैं तो इसमें जितने ट्राइंगल्स बनते हैं, हर ट्राइंगल की साइड सेम रहती है हेक्सागोनल की। ओके, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अभी हमें ये साइड्स फाइंड करनी है। तो अभी हम लोग हमारे डेरिवेशन पे जाते हैं। तो हमें जो डेरिवेशन, हमें इसका APF फाइंड करना है। ओके, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ओके, वो फाइंड करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल इसमें का पहले कंसिडर करते हैं। तो ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करेंगे, ABY कंसिडर करेंगे पहले। ओके, ABY। तो ABY अगर ट्राइंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, देखो इन ट्राइंगल ABY, तो ओके, इन ट्राइंगल ABY कंसिडर किया, तो इसमें देखो क्या, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब उसके अपोजिट में क्या रहेगा, हाइपोटेनस है। और इसके देखो यहाँ पे अभी हमें कॉस का इक्वेशन लिखना है। ओके, कॉस हम लोग अभी कौन सा लेंगे यहाँ पे, तो देखो ये पूरा साइड कितना बन जाता है, 60 डिग्री। सब 60 डिग्री एंगल ही लेंगे, ये पूरा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। ओके, लेकिन अभी क्या हो गया, बीच में से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया है, तो ये जो हाफ एंगल है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोग 30 डिग्री लेंगे, ABY कंसिडर कर रहे हैं इसलिए 30 डिग्री लेंगे। तो हमारा 30 डिग्री कैसे बनेगा, देखो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या बनेगा,
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटिनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, देखो पहले इसका एडजेसेंट साइड अगर हम लोग कंसीडर करें, ये हाइपोटिनस है और जो एडजेसेंट है वो एक्चुअल में क्या बनेगा हमारा ए वाई हमारा एडजेसेंट बनेगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ए वाई डिवाइड बाय हमारा अभी हाइपोटिनस क्या है ए बी। ओके, तो अभी हमारे पास वैल्यू है ए वाई का, तो वैल्यू नहीं है बट ए वाई हमें फाइंड करना है और इसका वैल्यू है ए बी का ए। अभी क्या करेंगे cos 30 को इधर भेजेंगे तो ए वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा ए इंटू कॉस 30। तो cos 30 एक्चुअल में क्या है हमारा a√3/2 है, तो क्या बनेगा a√3/2। तो ये ए वाई का वैल्यू यहाँ पे आ गया a√3/2। ओके, ये वैल्यू हमें आगे यूज़ होने वाला है ए वाई का वैल्यू। देन अभी क्या करना है हमें ए एक्स का वैल्यू फाइंड करने का है। ओके, तो ए एक्स का वैल्यू अभी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग वो भी देखना पड़ेगा अभी। ओके, तो ए एक्स का वैल्यू अभी फाइंड करना है हमें इस पर से। ओके, तो ए एक्स का देखो ए एक्स कौन सा है, देखो यहाँ पे ए से लेके यहाँ तक एक्स मतलब ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, जो जिस पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट हुआ है उसको एक्स बोले थे हम लोग। ओके, तो एक्स कैसे होगा, देखो ये पूरा जो लाइन है वो ए है। ओके, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया है, इसका मतलब क्या है ये बीच के मिड पॉइंट में इसके मिड पॉइंट में ए बी के मिड पॉइंट में, अगर ए बी के मिड पॉइंट में है तो हम लोग इसको a/2 कंसिडर कर सकते हैं और ए लाइन को भी a/2 कंसिडर कर सकते हैं। मतलब ये कितना होगा, इतना डिस्टेंस a/2 है और ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा उस टाइम पे a/2 बन जाएगा। ओके, मतलब हाफ डिस्टेंस a/2 है, ये भी a/2 है। अब ये इसका लेंथ तो हमें पता चल गया a/2 है। ओके, अभी हमें क्या करना है, खाली अभी ये फाइंड करना है। ओके, एक्स के लिए इसका अभी फाइंड करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हो रहा है, और ये एंगल भी हमें मालूम चल पड़ चुका है 30 डिग्री है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इसका कितना होता है। ठीक है, तो अभी देखो क्या है, हम लोग क्या देखेंगे, अभी ये ट्राइंगल देखेंगे। इन ट्राइंगल इसको मैं अभी देखो ये पॉइंट एक यहाँ पे अगर पॉइंट कंसिडर करें हम लोग तो ये कितना हो जाएगा ओ प्राइम करके यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अगर, ठीक है ना। ओ से निकला हुआ है तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है ओ प्राइम। ओके, नहीं कंसिडर करोगे तो भी चलेगा। इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है ए एक्स ओ प्राइम। ओके, ए एक्स ओ प्राइम ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ओके, या फिर ए ओ एक्स प्राइम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, प्राइम एक्स। ओके, तो इसमें देखो क्या हम लोग कंसिडर करने वाले हैं cos 30। इसका cos 30 का इक्वेशन लिखो। cos 30 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड किसका क्या बनेगा, ये ए ओ प्राइम अपॉन हाइपोटेनस बनेगा ए एक्स। हमें फाइंड करना है ए एक्स फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो ए एक्स लिखूंगा, ए ओ प्राइम एक्चुअल में क्या वैल्यू है देखो वो बनेगा a/2 एंड टेक ए एक्स बनेगा। अभी देखो ए एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, वो क्या बनेगा a/2 डिवाइड बाय cos 30। देन cos 30 अभी क्या बनेगा a/2 cos 30 है a/, अभी ये कितना बनेगा cos 30 हमारा है √3/2। ओके ना, √3/2। तो √3/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा वैल्यू बन जाएगा a/√3। तो हमारा ए एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा a/√3। फाइनल वैल्यू जो बनेगा वो a/√3 है। तो ये एक्चुअल में हमें यूज़ होने वाला है अभी आगे। ओके, ए एक्स की वैल्यू हमें आगे यूज़ होगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे पहले लिख दिया है। अभी देखो मैं एक्चुअल में अभी क्या करने वाला हूँ, अभी इसमें ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। देखो ये ट्राइंगल जो है ये एक्चुअल में कौन सा ट्राइंगल है, इधर का ट्राइंगल हमने कंसिडर किया। तो ये देखो कितनी वैल्यू है इसकी c/2। तो मतलब ये जो हाइट है एक्चुअल में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है c/2 है। ओके, ये नीचे तक पूरा ये पूरा c/2। ओके, तो अभी यही ट्राइंगल हमें कंसिडर करना है। ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, z पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए एक्स जेड। ओके, ये पूरा ट्राइंगल है, सीधा ऐसा खड़ा है। ओके, ओके, ये c/2 हाइट है, यहाँ पे ए है और ये लाइन है। ओके, तो अभी हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, देखो इन ट्राइंगल ए एक्स जेड। ओके, ए एक्स जेड अभी लिखूंगा मैं। ए एक्स जेड के लिए अभी ना हम पाइथागोरस थ्योरम अभी यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट वाला क्या है ए स्क्वायर है। तो मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ ए जेड होल स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, तो इक्वल टू बनेगा, इक्वल टू पहला बनेगा ए एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स जेड। ओके, एक्स जेड होल स्क्वायर। ओके, तो ए जेड जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर है। अभी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो ये जो वैल्यू है वो क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर का हमने यहाँ पे निकाला था, तो a/√3 होल स्क्वायर बनेगा। ओके,
प्लस अभी क्या लिखना है हमें एक्स जेड। ओके, ये ऊपर का है, इसका वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है, c/2 होल स्क्वायर है। ओके, ये हो गया। अभी ये सब वैल्यूज़ देखो यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देंगे। ओके, तो उसके बाद हमें क्या क्या मिलता है वैल्यूज़ वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1 बाय 1। देखो ये c/2 हमने कैसे के दिया था, तो ये बन जाएगा देखो a स्क्वायर, यहाँ पे फिर ये माइनस में लिख देता हूँ, इसको ये साइड ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा a² इक्वल टू ये क्या बन जाएगा c/2 c²/4 हो जाएगा, ये c²/4। तो अभी क्या बन जाएगा ये a² माइनस a²/3, तो क्या होगा 3 - 1 2। ओके, 2a²/3 हो जाएगा इक्वल टू c²/4। तो अभी मैं क्या कर दूंगा c²/a² को एक साइड ले लूँगा, बाकी सबको एक साइड ले लूँगा, तो c²/a² को नीचे आएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा ये c²/a² इक्वल टू 8/3। तो उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, c/a इक्वल टू 8/3 होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, होल 1/2 हो जाएगा इधर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट बन गया ना, इसका स्क्वायर रूट निकल गया, तो ये हमारा c/a रेशियो यहाँ पे बन गया। ये c/a रेशियो अभी हमें आगे यूज़ होने वाला है। ओके, वो अभी कैसे होने वाला है वो अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं ले लेता हूँ, लेकिन ये डायग्राम्स भी साइड बाई साइड लिख दूंगा, क्योंकि मतलब रेफरेंस के लिए ये चाहिए हमें। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल। जो SCP जो यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ, अगर SCP का कभी भी वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं तो इसका एक फॉर्मूला फिक्स है हेक्सागोनल का, कभी भी वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल। ओके, तो ये SCP का हम यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है, ओके, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं अभी। देखो, तो ये उसका एक फॉर्मूला फिक्स है, वो क्या रहेगा, देखो पहले नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे 6 थे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 6 हो जाएंगे। ओके, 6 एटम्स यहाँ पे, क्योंकि 6 एटम्स कैसे होंगे वो भी मालूम है आपको। देखो कैसा, क्योंकि ये हर एक पार्ट है वो क्या कर रहा है 1/6 से यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे हम SC जो था हमारा सिंपल क्यूबिक, उसमें 1/8 से कंट्रीब्यूट करता था हर एक पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे 1/6 से कर रहा है। ओके, तो ये 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या कितने पॉइंट से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 12 पॉइंट तो हमारे कितने हो गए, देखो 1/6 इंटू यहाँ पे कितने 12 हो जाएंगे। ओके, ये एक हो गया, प्लस देखो क्या है अभी जो है 1 2 3 4 और 5, ये कितने डायरेक्टली, ये कितने, ये 1 2 3 हो गए, ये पूरा कंप्लीटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये तीनों आइटम कंप्लीट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देन ये हाफ आइटम जा रहा है। ओके, ऊपर का आइटम है वो दूसरे यूनिट सेल में जा रहा है, इसमें भी हाफ जा रहा है, तो हाफ कितने हैं, 2 है। ओके, तो इसको 2 लिख देंगे। तो ये टोटल देखो कितना होता है, 12/6 कितना हो जाएगा, 6, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 9 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखो 2 2 1। ओके, तो इस तरह से ये पूरा ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। ओके, ये हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे स्टार्टिंग में। तो ये किस तरह से यहाँ पे बना गया है, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये पूरा 6 हो गया, 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये मतलब 1/6 इंटू 12। ओके, 6 2, तो यहाँ पे ये 2 बन जाएगा। ओके, 6 to the 6। ओके, 2 + 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो अभी बराबर है। देखो ये हो गया 2 3 5 + 1 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 6 है, नंबर ऑफ एटम्स कितने टोटल 6 है, मतलब 6 एटम्स से ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 एटम्स का कंट्रीब्यूशन है पूरे यूनिट सेल में। तो 6 इंटू क्या लिख देंगे हमें, अभी यहाँ पे क्या लिखना है, एरिया ऑफ दी बेस। तो जो बेस में जो ट्राइंगल है इसका एरिया। ओके, एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो पहला आएगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, जो बेस में जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसका एरिया पहले। ओके, ये हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या करना है, हमें हाइट लिखना है। हाइट जो है पूरा हाइट, ये जो ऊपर गया ना ऐसा पूरा हाइट। ओके, तो हमें ये हाइट नहीं लिखना है, हाइट पूरा लिखना है। हाइट यहाँ पे C है। ओके, वो यहाँ पे हाइट आ जाएगा, पूरा हेक्सागोनल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका हाइट, तो ये C हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू अभी एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ये जो बीच में है इसका कोई भी एक ट्राइंगल लेंगे, उसका एरिया फाइंड करना है। तो ये एरिया फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो हाफ लिखेंगे, बेस लिखेंगे। अभी इस एरिया के लिए बेस क्या बनेगा, यहाँ पे बेस इंटू हाइट लिखना है, तो बेस यहाँ पे BO बन जाएगा, ये BO। अब इसकी हाइट देखो क्या है, AY इंटू AY। ओके, यहाँ पे ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो AY हमने फाइंड किया था, वो हम वैल्यू अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया, इंटू हाइट के लिए देखो क्या है, C,
हाइट हम यहाँ पे पूरा सी है, ओके ना, इसलिए सी लिखेंगे। 6 × 2 देखो यहाँ पे 6/2 तो 3 हो जाएगा। बी ओ की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, बी ओ एक्चुअल में ए है, ओके, ये पूरा हमारा ए रहता है, ओके ना, एज लेंथ है पूरा, तो ए रहेगा ये, तो ए लिख देते हैं। देन यहाँ पे देखो ए वाई है, ए वाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, देखो इसमें देख लो, ए वाई की वैल्यू है a/√3, a√3/2, ओके, तो यहाँ पे लिख देते a√3/2 इंटू सी, तो ये हमें मिल गया है 3√3 मतलब 3/2√3 a² सी। तो एक्चुअल में हमारा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल यहाँ पे बन गया। ये एक्चुअल में क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ SCP यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी लिख सकते हैं, ओके, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वी से, ओके, कैपिटल वी से इसको डिनोट कर लेंगे। देन हमें और एक फाइंड करना है, क्या, वॉल्यूम ऑफ दी ऑल द आइटम्स इन यूनिट सेल, जो एटम्स है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, ओके, यूनिट सेल में जितने भी आइटम्स है उसका वॉल्यूम, तो वो कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, स्मॉल वी से, ओके, स्मॉल वी लिखेंगे इक्वल टू जो हमारे कितने आइटम्स है टोटल, हमने यहाँ पे फाइंड किया, देखो 6 आइटम्स है टोटल। देन देखो 6 आइटम्स हो गए, अभी क्या होगा 6 इंटू, अभी क्या लिखना पड़ेगा हमें, एरिया लिखना पड़ेगा। एक आइटम के लिए हम लोग वॉल्यूम कितना रहता है, 4/3 πr³ रहता है, πr³। एंड जो हमारा आर है, आर मतलब रेडियस है, रेडियस एक्चुअल में कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, a/2 से डिनोट करते हैं, ओके, रेडियस जो हमारी होती है वो क्या होती है, a=2r लिखते हैं ना हम लोग, ओके, a=2r लिखते हैं, तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर लेंगे, तो कितना 3⁴, तो कितना बनेगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। देन पाई आर की जगह पे a/2 होल क्यूब लिखेंगे, देन 2⁴ 4⁴ हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, देन πa³ बन जाएगा। तो स्मॉल वी कितना बनेगा हमारा, πa³, ओके, तो ये हमारा स्मॉल में हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, APF फाइंड करना है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जो हमारा APF का फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला था कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ओके, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मतलब क्या रहेगा हमारा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ ऑल द आइटम्स इन यूनिट सेल, ये पहले था, ओके, स्मॉल वी पहले था, वॉल्यूम ऑफ द ऑल द आइटम्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कंप्लीट वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये कितना बनेगा, देखो πa³ है ये पहला, तो πa³ लिखेंगे, और नीचे के साइड देखो क्या लिखेंगे, 3/2√3 a² c, ओके। अभी क्या करेंगे, इसमें कैंसिलेशन क्या क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2/3, ओके, 2/3√3, ये पाई भी ऊपर ही रहेगा 2π। देन ये जो है a² है, a² कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो ये कैंसिल करेगा, a² पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा, तो ये नीचे क्या बचेगा, a/c बचेगा ये, ओके, a/c बच गया है। तो अब ये क्या करना पड़ेगा हमें, c/a वैल्यू है हमारे पास, c/a वैल्यू ये देखो यहाँ पे, ओके, इसी को हम लोग उल्टा लिखेंगे। अगर a/c चाहिए हमें, a/c वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो इससे हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/8 होल पावर 1/2, ओके, इसको ऐसे लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a/c की वैल्यू 3/8 होल पावर 1/2, तो हो जाएगा 2π/3√3, ओके, यहाँ पे लिखेंगे 3/8 होल पावर 1/2, ओके, यहाँ पे क्या हो गया 3/8 होल पावर 1/2। तो ये एक्चुअल में इतना वैल्यू आ गया है। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओके, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये कितना बचेगा, देखो यहाँ पे कैंसिलेशन के लिए क्या क्या बचेगा, ये एक 3 का टर्म है, ये √3 है, ये भी √3 है, ये √3 और ये √3 ये कैंसिल हो सकता है दोनों, ओके। देन 8 के ऊपर भी रूट आएगा, ओके, √8 बचेगा, ऐसे √8 बचेगा, तो √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू बचेगी, तो फिर हम लोग इसको कैंसिल करके ये कितना लास्ट में बनेगा, पाई हमारा बचेगा 3√2, ओके, ये वैल्यू लास्ट में बचेगी 3√2। उसे अभी हम लोग बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0.74, जिसको परसेंटेज में हम लोग लिख सकते हैं 74%, ओके। अगर इंटू 100 करेंगे, इसका पैकिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज ही बोल देगा भाई, परसेंटेज पैकिंग इफिशिएंसी, तो वो टाइम पे हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसका
74% लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में APF का वैल्यू है। ओके, APF का वैल्यू यही है। ओके, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो SCP का एक्चुअल में डेरिवेशन है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट APF वैल्यू ऑफ द SCP। ओके, आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। तो इसमें देखो पहले क्या है, देखो एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ, वो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब देखो इसके ऊपर के साइड कितने आइटम्स है, नीचे के साइड कितने आइटम्स है, वो देखे जाएंगे। तो हमने तो पहले ही बताया था, देखो इसके पैकिंग इफिशिएंसी में जो बताई थी मैंने, तो ए टाइप के। ओके, ए बी टाइप के। ओके, मतलब एक ऊपर अलग टाइप का है, फिर उसके ऊपर अलग टाइप का है, देन अगेन पहले जैसा, देन अगेन ऊपर अलग टाइप का। ओके, इस तरह से इसकी जो हमने पैकिंग की है वो उस तरह से रहेगी इसकी। ओके, देखो ना यहाँ पे कितने 7 है, फिर यहाँ पे 3 है, देन अगेन 7 अगेन 3 है, इस तरह से रहेंगे। तो अगर हम लोग कंसिडर करें बीच वाला आइटम, यहाँ पे अगर बीच वाला आइटम कंसिडर करें, जो 7 आइटम्स है उसमें का जो बीच वाला आइटम है, तो ये किसके किसके अलॉन्ग है, देखो ये इसको देन इसको, मतलब ये 6 तो हो गए, इसके आजू बाजू में 6 तो है। नियरेस्ट नेबर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या, नियरेस्ट नेबर होते हैं, तो 6 तो हो गए, यहाँ पे 6 आ गए, तो हम लोग 6 लिख देते हैं। ठीक है, देन अभी देखो क्या है, अभी नेक्स्ट कितने और आने वाले हैं, देखो ये 6 हो गए। देन नीचे के साइड देखो क्या है, 3 है, 3 हमने इसके बराबर जो जहाँ पे इसके वर्ड्स थे वहाँ पे हमने ये 3 रख दिए, ये नीचे की साइड 3 आ गए, 3 रख दिए, तो क्या हो जाएगा, वो 3 भी इसके क्लोजेस्ट हो गए। ओके, नियरेस्ट नेबर ये भी 3 ही। अगर ये नीचे 3 है तो ऊपर के साइड भी 3 रहेंगे, 3 ऊपर के साइड है, तो हो गए ये 3, तो कितने हो गए देखो, 6 और 3 9, 9 और 3 12। ओके, तो इस तरह से ये 12 हो गया, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। इस तरह से फाइंड करते हैं। अगर हम लोग दूसरा कोई आइटम लेते हैं तो उसका भी वैसा ही बनेगा। ओके, हर एक का ऐसा है, क्योंकि ये एक यूनिट सेल है, इसके ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे तब जाके मिलकर क्रिस्टल बनता है। अगर ये आइटम कंसिडर करेंगे तो इस आइटम को भी हमें सेंटर में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही उसके कंप्लीट हमें पता चलेंगे कि उसके नियरेस्ट आइटम कितने हैं। ओके, इसलिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअल में क्या रहता है, सब नियरेस्ट नेबर कितने कितने हैं वो देखे जाते हैं हर एक बार। ओके, मोस्टली जब ऐसे कंडीशन रहते हैं तो हमें सेंटर का ही आइटम देखते हैं। ओके, क्योंकि उसके नियरेस्ट नेबर ढूंढना बहुत ईजी रहता है। ओके, अगर साइड का लेंगे तो साइड का भी कैसे रहेगा, उसके आजू बाजू में और एक यूनिट सेल आ जाएगा, फिर उसका भी हमें नियरेस्ट देखना पड़ेगा, वो चीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कभी भी सेंटर का ही देखते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दीज थिंग्स। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं।